नमस्ते, गिरीश शिंदे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आईपीएलवी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? आईपीएलवी इज़ AHRI एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग द ओवरऑल एवरेज इफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोनिक चिलर और कूलिंग सिस्टम। मतलब आईपीएलवी एक तरीका हो गया जो AHRI या इंडस्ट्रीज़ ने इसको माना हुआ है, और इसके द्वारा हम चिलर की इफ़िशियंसी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक सीजनल एनर्जी इफ़िशियंसी होता है जो स्टैंडर्ड एयर कंडीशनर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सीजनल एनर्जी इफ़िशियंसी को इस्तेमाल करते हैं, वैसे चिलर की जो इफ़िशियंसी होती है वो चेक करने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ जो तरीका यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आईपीएलवी। ये जो है पार्ट लोड कंडीशन जो है उसका परफॉर्मेंस इससे चेक किया जाता है। तो आगे जाके दिया है व्हाट इज़ आईपीएलवी। आईपीएलवी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है? आईपीएलवी मतलब इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्या दिया है देखेंगे यहाँ पे। वाई आईपीएलवी इज कैलकुलेट, मतलब आईपीएलवी क्यों कैलकुलेट करना है। वैसे देखने जाएंगे तो सीओपी भी है और ईआर भी है, लेकिन सीओपी या ईआर क्यों नहीं हम लोग उससे क्यों नहीं परफॉर्मेंस चेक करते, आईपीएलवी क्यों चेक करते हैं? इसका रीज़न यहाँ पे दिया है। तो सीओपी एंड ईआर आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फुल लोड कैपेसिटी, बट इन रियल वर्ल्ड अ चिलर इज हार्डली ऑलवेज रनिंग ऑन अ फुल लोड कैपेसिटी। मतलब ये जो सीओपी और ईआर जो है ना, ये फुल लोड कैपेसिटी जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ये जो परफॉर्मेंस है सीओपी या ईआर चेक करते हैं फुल लोड कैपेसिटी पे, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस चिलर कभी भी फुल लोड कैपेसिटी में नहीं चलता, क्योंकि देखो जो हीट होती है ना वो हमेशा चेंज होती है। हीट पैटर्न जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। जिस कंडीशन के लिए प्लांट डिज़ाइन है वो कंडीशन साल में हार्डली 8-10 दिन के लिए आती है। तो उस कैपेसिटी में उस कैपेसिटी में प्लांट जो है कभी भी नहीं चलता, उससे कम कैपेसिटी में ऑलवेज चलता है। इसके लिए हमें पार्ट लोड जो है इफिशियंसी उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। सो फॉर द इवेल्युएटिंग द चिलर इफिशियंसी एट अ डिफरेंट पार्ट लोड कंडीशन आईपीएलवी इज कैलकुलेटेड। इसके लिए हम क्या करते हैं, चिलर को अलग अलग पार्ट लोड में चलाते हैं और उसमें उसका जो सीओपी है उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ चिलर इज मेजर्ड एट अ डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। मतलब चिलर को 100% में, 75% में, 50% में, 25% में चलाया जाता है और फिर आईपीएलवी कैलकुलेट किया जाता है। इसको ना समझाने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई कंपनी है और वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, उसका परफॉर्मेंस जज करना है। तो समझो पगार हम बढ़ा रहे हैं, समझो अप्रैल में हम लोग पगार बढ़ा रहे, तो अप्रैल में पगार बढ़ा रहे तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि फरवरी और मार्च का परफॉर्मेंस देखेंगे और उस हिसाब से अप्रैल में हम लोग उनका इंक्रीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय को पगार बढ़ाना है, सैलरी इंक्रीमेंट करना है, तो हमें उनका साल भर का जो परफॉर्मेंस है उसको जज करना होता है। तो उनका जो रिव्यू होता है वो हर 3-3 महीने में या 4 महीने में एक बार लिया जाता है, ना कि हम साल में एक बार रिव्यू लेंगे और उनके जो आखिरी महीने जनवरी फरवरी मार्च का परफॉर्मेंस देखा और उनका इंक्रीमेंट दे दिया, तो सब लोग क्या करेंगे, जैन फेब में ही काम करेंगे, बाकी साल भर काम नहीं करेंगे। तो किसी को अगर इंक्रीमेंट देना है तो उसका साल भर का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। वैसे ही अगर चिलर का परफॉर्मेंस सही तरीके से चेक करना है तो चिलर का अलग अलग कैपेसिटी में चला के फिर उसके हिसाब से उसका सीओपी निकाल के उसका एवरेज निकाल के अगर परफॉर्मेंस निकालेंगे तो वो जो नंबर है ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, जैसे कोई बंदा, अगर समझो मैं साल में, मेरी खुद की कंपनी है और मैं अप्रैल में इंक्रीमेंट दे रहा हूँ और मैंने सिर्फ मार्च महीने का परफॉर्मेंस चेक किया, तो सारे एम्प्लॉय मार्च महीने में ज़्यादा काम करेंगे, तो मुझे मार्च महीने का आउटपुट ज़्यादा मिलेगा और उस हिसाब से अगर इंक्रीमेंट दूंगा तो इतना सही नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, हर एक एम्प्लॉई 3 से 4 बार मुझे साल में क्या करना होगा, रिव्यू लेना होगा कि कौन कैसे काम करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिव्यू मुझे इंक्रीमेंट करनी होगी। तो वैसे ही प्लांट का अलग अलग सेट पॉइंट्स होते हैं और उस सेट पॉइंट के हिसाब से जो इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं यहाँ पे AHRI ने, उन्होंने डिसाइड किया कि ए लोडिंग पे आप परफॉर्मेंस चेक करो और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आईपीएलवी कैलकुलेट करो। ठीक है, आगे जाके क्या दिया है यहाँ पे, आईपीएलवी का फॉर्मूला दिया है। तो आईपीएलवी के फार्मूला में हम लोग को समझना होगा ये सारी चीज़ें है क्या। तो पहले तो हम समझेंगे 0.01 नंबर है, फिर यहाँ पे 0.42 है, फिर 0.45 है, फिर 0.12 है, ये होता क्या है। ओके, इसका मीनिंग यहाँ पे नीचे कहीं पे तो दिया हुआ है कि इनका कहना ऐसा है कि अगर हम ना 100% प्लांट की अगर बात करें, मतलब फुल कैपेसिटी की अगर बात करें, तो फुल कैपेसिटी सिर्फ 1% टाइम ही यूज़ होती है। मतलब अगर मेरा प्लांट 100 TR का है, 100 TR का प्लांट है तो 1% टाइम ही वो 100 TR में चलेगा। ओके, 75% कैपेसिटी में कितना टाइम चलेगा, 42% टाइम चलेगा।
50% कैपेसिटी उसकी कब यूज़ होगी, 45%, सॉरी ये 75% जो है 42% काम करेगा, और 50% कैपेसिटी में वो 45% काम करेगा, और जो उसकी 25% कैपेसिटी होती है उसमें 12% काम करेगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, समझो मेरे पास में 100 टीआर का प्लांट है, 100 टीआर का प्लांट है, सॉरी, और 100 टीआर के प्लांट में समझो हम लोग 100 दिन का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, 100 डेज़ का हम लोग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। ओके, 100 डेज़ का अगर परफॉर्मेंस चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा, जो 100 टीआर में प्लांट चलेगा ना, वो 100 दिन में से सिर्फ एक ही दिन चलेगा। 100 दिन का 1% क्या होता है, एक दिन। तो मेरा 100 टीआर का प्लांट है, तो सिर्फ एक दिन ही वो 100% में चलेगा। 75% कैपेसिटी मतलब 75% कैपेसिटी जो है 75 टीआर में वो 42 डेज चलेगा, 50 टीआर में वो 45 डेज चलेगा, और 25 टीआर में वो सिर्फ 12 दिन चलेगा। अगर मैं इसको मानता हूँ, अगर 100 टन का प्लांट है और 100 दिन चलाते हैं तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही निकलता है कि 100% कैपेसिटी जो है सिर्फ एक ही दिन, 1% मतलब एक दिन में ही फुल कैपेसिटी में चलेगा। ओके, इस तरीके से ये इसका मतलब हो गया। तो IPLV के फॉर्मूला में ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से उन्होंने चेक किया, तो उनको पता चला कि फुल कैपेसिटी में सिर्फ 1% टाइम ही प्लांट चलता है। तो इसके हिसाब से ये 0.01, 0.42, 0.45, 0.12 आ गया। फिर हम बात करेंगे ABCD क्या है। ओके, ABCD का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो ना ABCD जो है दैट इज COP निकालते हैं हम लोग, या एनर्जी एफिशिएंसी निकालते हैं। ए जो है 100% कैपेसिटी में COP क्या है, बी मतलब क्या 75% में COP क्या है, सी क्या है 50% में COP क्या है, और डी क्या है 25% कैपेसिटी में उसका COP क्या है। तो हम लोग प्लांट को अलग अलग अगर इसमें चलाते हैं, लोड कैपेसिटी में चलाते हैं, तो उसका COP क्या आता है, ये COP यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो फॉर्मूला में ए जो है, पहला तो हम लोग ने नंबर्स देखे ए क्या है, और बाद के जो नंबर्स है ABCD क्या है, दैट इज द COP वैल्यू है अलग अलग लोडिंग कंडीशन में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहता है, AHRS स्टैंडर्ड 550 कहता है पार्ट लोड कंडीशन के लिए, कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। उनका कहना है कि चिलर वाटर लिविंग टेम्परेचर, चिल्ड वाटर लिविंग टेम्परेचर जो है दैट शुड बी 44 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चिल्ड वाटर फ्लो रेट क्या होना चाहिए 2.4 GPM पर TR, एक TR के लिए 2.4 GPM होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया है, कंडेंसर वाटर एंटरिंग टेम्परेचर 100% लोड के लिए कितना होना चाहिए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंडेंसर वाटर एंटरिंग वाटर टेम्परेचर 75% लोड के लिए कितना होना चाहिए 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कंडेंसर वाटर एंटरिंग टेम्परेचर 50% लोड के लिए 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और मतलब इस टेम्परेचर में उन्होंने सब चेक किया होता है। कंडेंसर वाटर एंटरिंग टेम्परेचर 25% लोड में 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और कंडेंसर का वाटर फ्लो रेट 3 US GPM पर TR जो है ये होना चाहिए। मतलब ये जो हमने ये जो फॉर्मूला बनाया, ये सारी चीज़ें जो बनाए ना, इस टेम्परेचर को कंसीडर करके चिलर का टेम्परेचर होगा, कंडेंसर का टेम्परेचर होगा, और वाटर फ्लो रेट ए होगा, इसको कंसीडर करके ये जो वैल्यूज़ है ये जो फार्मूला है, फार्मूला बनाया, और उसके हिसाब से हमें रीडिंग लेनी है। मतलब सो एंड सो आपको कंडीशंस मेंटेन करनी होती है, देन यू कैन फाइंड आउट द IPLV। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड बताया कि ये टेम्परेचर को उन्होंने कंसिडर किया है। फिर यहाँ पे हम लोग ने प्रैक्टिकली वैल्यूज़ यहाँ पे डाली है, मतलब 100% पे प्लांट को चलाया तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर 200 TR है, ओके, TR में दी है, यहाँ पे किलोवाट में दी है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, देन पावर इनपुट दिया है यहाँ पे कितना पावर लगेगा उसको, एंड देन COP कैलकुलेट किए। COP कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलोवाट्स लिया हुआ है और डिवाइडेड बाय पावर इनपुट किलोवाट्स में लिया है, तो यहाँ पे COP आया 3.285। देन 75% लोड में अगर उसकी जो कैपेसिटी है वो 150 TR हो जाती है, या किलोवाट्स में 527 किलोवाट्स हो जाती है, पावर इनपुट 118 किलोवाट होता है, और 527 डिवाइडेड बाय 118 करेंगे तो 4.466 COP आता है। देन 50% में 100 TR कैपेसिटी हो जाती है, क्योंकि 200 TR का प्लांट है ना, तो 50% में 100 TR हो जाता है, किलोवाट में 352 हो जाता है, सॉरी, और पावर इनपुट 53 किलोवाट्स है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इनपुट जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर इनपुट करेंगे तो 6.64 आता है, और 25% कैपेसिटी में चलाते हैं तो 50 TR का हो जाएगा, 176 किलोवाट पावर ले रहा है। ये सब एजम्पशंस हैं, और पावर इनपुट 25 किलोवाट अगर समझो लग रहा है, सॉरी 23 किलोवाट लग रहा है, तो 176 डिवाइडेड बाय 23 दैट इज इक्वल टू 7.652। इस तरीके से हम लोग ने क्या किए, चार जो हमारे सेट पॉइंट है, ओके, इस सेट पॉइंट में हम लोग ने COP कैलकुलेट किया, और फिर ये जो फार्मूला है उस फार्मूला में अभी वैल्यू को इनपुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे IPLV का फार्मूला जो है यहाँ पे 0.01, और ये जो COP की वैल्यूज़ है 3.285
ओके ये सारी यहाँ पे पुट अप कर दी एंड देन हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद IPLV की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज़ कितनी आई वैल्यू 5.81 जो है दैट इज़ वैल्यू ऑफ IPLV। अगर आप COP निकालते हो एट 100% लोड, ये जो 100% यहाँ पे दिख रहा है ना, इस 100% में अगर हम लोग COP कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे 100% में? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 पॉइंट कितना आया, 285 आया 100% लोड में। ओके तो ये जो वैल्यू अगर 100% में अगर हम लोग COP निकालते हैं, 100% में हम लोग क्या निकालते हैं, अगर COP निकालते हैं, तो COP निकालने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जो वैल्यू आ रही है वैल्यू काफ़ी कम आ रही है, 3.289 समथिंग आ रही है ना 100% में। इसके लिए ऐसा नहीं किया जाता, इसके लिए हम IPLV निकालते हैं, क्योंकि 100% COP में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो चिलर एफिशिएंसी कम निकलती है। जब आप एवरेज निकालते हो तो IPLV मतलब परफॉर्मेंस वैल्यू जो है यहाँ पे आपको एक्चुअल मिलती है, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में प्लांट कैसा होता है, उसकी कंडीशन वेरी होती रहती है। तो इस तरीके से IPLV को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये जो वैल्यू हम लोग ने इतना फार्मूला दे के निकाली, इसका मतलब क्या होता है, जब हम 5.81 IPLV निकालते हैं, इसका मतलब 1 किलोवाट जो है इलेक्ट्रिक पावर अगर हम लोग देंगे तो हमें कितना आउटपुट कूलिंग मिलेगा, 5.81 किलोवाट इतना आउटपुट में मिलेगा। ओके अब एक कंसेप्ट थोड़ी सी है ना, ये कंसेप्ट अलग है। आप में से कई लोगों का सवाल होगा, ये बोल रहा है कि 1 किलोवाट तो कम है पावर, और इतनी पावर देके आउटपुट ज़्यादा कैसे मिलता है 5.81। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ किया, तो मैं वर्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर देने के बाद में आपको जो थर्मल इफेक्ट मिलेगा या कूलिंग इफेक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5.81। मैंने सेम यूनिट यूज़ नहीं किए। 1 किलोवाट जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, और 5.81 जो है आपको मिल रहा है दैट इज़ कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। ओके तो इन दोनों का जो एनर्जी जो है, इसका जो स्वरूप है वो स्वरूप यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट है। ओके तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक जो है जो हम लोग इनपुट जो देंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, कूलिंग। तो दोनों थर्मल एक यूनिट हो गया और एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हो गया, ठीक है। और जब हम COP निकालते हैं 100%, नीचे जो दिया है यहाँ पे 100% लोड पे जब COP निकालते हैं तो COP कितना आया, 3.283, ये जो कम वैल्यू आ रही है, बिकॉज हम लोग 100% लोडिंग कंडीशन में निकालते हैं जो कभी नहीं होती, 8% होती है हार्डली। तो इसका मतलब भी क्या होता है, अगर आपका COP वैल्यू 3.281 आता है, मतलब आप जब मशीन में 1 किलोवाट इतने पावर देते हो, इलेक्ट्रिक पावर देते हो, तो आपको थर्मल आउटपुट जो मिलता है या कूलिंग आउटपुट जो मिलता है वो कितना मिलता है, इसमें आपको 3.289 इतना कूलिंग आउटपुट मिलता है। ओके तो IPLV वैल्यू जो है, मतलब जो इफिशिएंसी यहाँ पे 1 किलोवाट देने पे आपको यहाँ पे पावर कूलिंग आउटपुट ज़्यादा मिलता है, तो इफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा हो गई ना। और आप अगर 100% में अगर चेक करते हो, COP चेक करते हो, तो क्या होता है, आप अगर 1 किलोवाट देते हो तो आपको जो कूलिंग आउटपुट मिलता है 5.81 से कम मिल रहा है, दैट इज़ 3.289। इसके लिए हम COP जो है 100% लोड में हम कैलकुलेट नहीं करते, ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, पार्ट लोड वैल्यू जो इसको निकालते हैं, जिससे कि हमें चिलर की ज़्यादा एक्यूरेट इफिशिएंसी का पता चलता है। थैंक यू वेरी मच।